Welcome to my channel. Today I am going to explain chapter 5 क्षितिज भाग 2 अट नहीं रही है, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अट नहीं रही है, यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। इनकी पहली कविता जो हमने उत्साह पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ये उनकी इस चैप्टर 5 की दूसरी कविता है, अट नहीं रही है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अपने संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो पहले इस कविता को लयबद्ध करते हुए इसे हम गाते हैं, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमान, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमान। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन माह में आने वाले ऋतुराज, ऋतुराज कौन है? बसंत माह, बसंत माह का आगमन होता है। पतझड़ के समय फूल पत्ते विहीन पेड़ पौधे में फिर से नई कोपलें फूटने लगती है। बाग बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं और उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक उठता है। प्रकृति की सुंदरता उस समय देखने लायक ही होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पाती। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अर्थात फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों, नई नई पत्तियां जब निकलती हैं, कोपलें फूटती हैं, वह रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से
महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि उसी समय का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसा तुम आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि बसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही है। यहाँ फागुन माह का मानवीयकरण किया गया है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोपले पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। इस कविता में निराला जी ने फागुन के सौंदर्य को असीम दिखाया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, भर कर छलकता हुआ। घर घर में फैला हुआ दिखाया है। यहाँ घर घर में भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत है और दूसरी ओर मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा ही सांकेतिक प्रयोग है। यहाँ पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है। पर कर देते हो पक्षियों के उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। तो सौंदर्य से आँख न हटा पाना भी उसके विस्तार की एक झलक ही है। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्राकृतिक चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण। तो अट नहीं रही कविता में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। तो काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से यह कविता सराहनीय है। तो छायावाद की अन्य और क्या विशेषताएं हैं, जैसे ज्ञेयता, छाया, प्रवाहमयता, अलंकार योजना, संगीतात्मकता आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृत निष्ठ, सामासिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। ग्रामीण भाषा का भी यूज हुआ है और तत्सम शब्द भी आए हैं और यह आम बोलचाल की भाषा में ही लिखी गई है। इस कविता की यही विशेषता है।